स्कूल में भी ये ताने, महारानी, पिंकू, हिजड़ा, छक्का, मामू, चावल, गोल्डन, कितने सारे नाम जो है मुझे दे दिए गए। यहाँ पर लोग जो थे मुझे बुरी नज़र से देखते थे। लोग चाहते थे कि मैं उनके साथ में रात बिताऊं। मेरे पास में दो ऑप्शंस थे। नंबर 1 बहुत आसान था, लोगों के आगे हाथ फैला के ट्रेनों में भीख मांगना। सेकंड रास्ता चूज़ किया संघर्षों का। पहली बार मैं अपना घर लिया। घर बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। एक अच्छी फीलिंग आई कि देखो वाह, आज मैं पढ़ लिख कर इस मुकाम पे आ गई हूँ कि मेरा अपना खुद का घर है अपना। आप शिक्षा पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? आपको लगता है कि शिक्षा आपको एम्पावर करेगा? अगर हाँ, तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने शिक्षा पाने के लिए इतनी हदें पार कर दी जो आप सपने में नहीं सोच सकते हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि क्या हदें पार की हैं, शायद सुनने से पहले ही आपके हाथों में गूज़बम्स आ जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी इंसान की, एक ऐसी औरत की है जो एक दलदल में फंस गई। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी मैं शिक्षा करूं, शिक्षा को पाऊं। क्यों चाहती शिक्षा को पाने के लिए? क्योंकि वो चाहती थी मैं एम्पावर हूँ, सशक्त हूँ। वो चाहती थी कि उसके पास भी पैसा हो, उसके पास भी दौलत हो, उसको भी शोहरत हो, और ये सब किया उसने सिर्फ शिक्षा पाने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है नाज जोशी और मैं भारत की पहली इंटरनेशनल ट्रांसमीडिया क्वीन हूँ। मैं बताती हूँ अपने बारे में। मैं हूँ एक इंसान। इंसान तो हम सब हैं, राइट? मेरा भी वही स्किन कलर है जो आपका है, वही आंखें जो आपकी हैं, और शायद खून का रंग भी वही है जो आप सबके अंदर में है। पर फिर भी भेदभाव क्यों? क्यों हम भूल जाते हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, या एक रास्ते में चलने वाला एक जो भिखारी होता है वो भी इंसान है। चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाली बाई हो, सब इंसान हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? इंसान होने के नाते हम क्यों भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं? क्यों हम भेदभाव करते हैं? मेरा जन्म 31 दिसंबर 1984 को दिल्ली में हुआ। मैं एक ऐसी संतान थी जिससे कोई मांगता नहीं है ईश्वर से, फिर भी हम लोग पैदा हो जाते हैं। हम देखा होगा लोगों को, लोग जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं मस्जिद में, जाते हैं गुरुद्वारे जाते हैं, सब जगह जाके सब लोग एक मांगते हैं, हे भगवान हमें बेटा पैदा करना, हे भगवान। कोई मांगता है हमें लड़की पैदा करना, बट क्या कोई मांगता है कि हमें किन्नर पैदा हो? नहीं ना। फिर भी हम पैदा हो जाते हैं, और पैदा होने के बाद हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे अपने माँ बाप हमारे दुर्व्यवहार करते हैं, हमें अपने से अलग कर देते हैं, हमें कोई पैसा नहीं देता, हमें कोई पढ़ाई नहीं देता। उस सूरत में हम लोग क्या करें? खैर, मैं जब दिल्ली में पैदा हुई, मैं जब बड़ी हो रही थी, जब मैं तकरीबन 4-5 साल की, 6-7 साल की हुई, तो मेरे अंदर एक शरीर तो था एक लड़के का, बट लड़की पना जो कहते हैं, एक औरत का जो एसेंस होता है वो इतना ज़्यादा आ गया था कि मेरे माँ बाप को शर्म आने लगी कि हमारा बेटा कैसा है, हमारा बेटा होते हुए लड़कियों की तरह क्यों चलता है, क्यों ऐसे हाथ हिलाता है, क्यों मेकअप करता है। दोस्तों ने बोला, परिवार वालों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, सोसाइटी ने बोला कि ये किन्नर है, आप इसको छुपा रहे हो पूरी दुनिया से। आप नहीं चाहते कि इसको कोई किन्नर वाला ले जाए, शायद इसलिए आपने घर में रखा हुआ है। दे दो किन्नर वालों को। आप क्यों नहीं दे रहे हो? इतना प्यार क्या हो गया? आपके बाकी बच्चे भी हैं, वो भी कल को किन्नर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपको बुढ़ापा कैसे बीतेगा? खैर, कोई माँ बाप अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहता है। मेरे माँ बाप को करना पड़ा। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया केवल 7 वर्ष की आयु में। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, उसे ये नहीं पता कि अपने कौन पराए कौन, उसे भेदभाव करना नहीं आता है, उसके बाद कुछ नहीं था। उसे घर से बोल दिया जाओ छुट्टियां मनाने जाओ मामा के घर पे। बच्चा चला गया। वहां जाके जो पहला शौक मिलता है छुट्टियां खत्म होने के बाद में, तुम अब घर नहीं जा सकते हो। तो कहाँ जाऊं? तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि तुम्हें माँ बाप ने हमें दे दिया है और वो अलग हो गए हैं हमसे। नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। कितने दिन तक मैं रोती रही, कितने दिन तक सिसक सके में बिलबिलाती रही कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर पे ले चलो, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, सबकी याद आ रही है, प्लीज़ मुझे घर भेज दो। नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी उसकी। मुझे बोला कि देखो, तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तुम्हारी चॉइस है। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। बोला स्कूल जाना चाहते हो तो जाके काम करो। काम करो, ठीक है काम करो। तो क्या काम करूँ मैं? मुझे कोई ना पढ़ाई है ना लिखाई है, क्या काम करूँ? एक काम कर सकती, लोगों के घर में झाड़ू मारना या बर्तन मारना। तो मेरी माँ ने लगा दिया मुझे एक छोटे से ढाबे पर और बोला यहाँ काम करो। मैं चाहती थी अपनी शिक्षा पूरी करनी। मुझे शिक्षा चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, कहीं टीवी पे देखा था
कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिससे आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। मुझे शिक्षा चाहिए थी, मैं एम्पावर होना चाहती थी। मैंने कबूल किया अपनी किस्मत को, जैसी किस्मत है, जैसे भगवान ने किस्मत दी है, क्या कर सकते हैं हम लोग, बदल तो सकते नहीं हैं। और एक छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा, है ना। तो मैं स्कूल जाना शुरू की, ढाबे जाना शुरू करी। फिर एक अचानक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी जो चुभन है वो आज मेरे सीने में है। मेरा यौन शोषण हुआ। यौन शोषण, सोचिए 11 साल के बच्चे से यौन शोषण, उसको तो यौन बोल भी नहीं सकते हैं, क्या बोलेंगे आप उस हादसे को। और किसने किया वो? खुद के रिश्तेदारों ने, खुद के कजन भाइयों ने। क्यों? एक बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है ये सोचकर कि वो मेरी रक्षा करेगा, और रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम क्या करेंगे? एक रक्षक जिससे मैं रक्षक समझती थी, मेरे भाई समझती थी, उसने, मेरे कजन मामा के बच्चे ने मेरे साथ में गलत काम किया। और सजा देखिए किसको मिली, सजा मुझे मिली। मेरे मामा ने भी कहा जाओ यहाँ से, अब हम ये तुम्हें रख नहीं सकते हैं, तुम जा सकती हो। कहाँ जाती? मेरे माँ बाप ने दिया मेरे मामा को, और मेरे मामा ने क्या कहा पता है? सुनो, तुम एक हिजड़ा हो, हिजड़ों के पास जाओ तुम। मुझे उन्होंने एक हिजड़ा कम्युनिटी को बेच दिया। सोचिए, एक 11 साल के बच्चे को आप हिजड़ा कम्युनिटी में बेच रहे हो, क्या कसूर था उसका? कुछ भी तो नहीं ना। आप चाहते थे कि आपकी जो बात तो मेरे घर में हुई है, आपके घर में जो बात हुई है मेरे साथ में, वो लोगों के तक ना पहुंचे, मैं किसी को बताऊं ना। आपने बेच दिया जाकर। वहां जाकर भी मुझे कोई चैन नहीं मिला। मुझे ड्रेस पहना दी बहुत ही सुंदर सी कि जाओ लाल बत्ती पे जाओ, जाके ताली बजाओ, जाके लोगों से भीख मांगो, बोलो कोई 1 रुपया दे दे, कोई 2 रुपया दे दे, कोई 50 पैसे दे दे। मुझे अपने आप से घिन आती थी। घर आती थी, रोती थी, बहुत रोती थी, और सिर्फ यही सवाल पूछती थी, भगवान मेरी गलती क्या है? मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया? क्यों मेरी मामा ने ऐसा किया मेरे साथ में? बहुत देर तक रोती रही। स्कूल नहीं जाना हुआ वहाँ पे उस दौरान पे, क्योंकि हिजड़ा समाज में वहाँ पर उन्हें बोल दिया कि तुम किन्नर हो, बड़े होकर तुम्हें सब भीखी मांगनी है, तुम्हें नाचना है, तुम्हें गाना है, इन सब पर ध्यान दो, शिक्षा पे नहीं। तो शिक्षा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने डांस को देखो, अपनी आवाज़ अच्छी करो, गाना अच्छा गाओ, ये सब वही शिक्षा है। मैंने कहा नहीं, मुझे शिक्षा करनी है। एक दिन गुरु माँ के साथ में झगड़ पड़ी, इतनी झगड़ पड़ी कि मैंने अपने आप को कमरे बंद करके कहीं से थोड़ा फिनाइल लाकर पी लिया। गुरु माँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसने बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ हुआ। फिर मेरी जो बाकी बहनें थी वहाँ पर, ट्रांस बहनें थी, उन्होंने बोला कि गुरु माँ इसको स्कूल जाने दो, क्योंकि ये ऐसे मानेगी नहीं। पर गुरु माँ तो बहुत गुरु माँ थी, और गुरु माँ ने क्या किया? गुरु माँ ने मुझे एक डांस बार में बेच दिया। क्यों बेच दिया? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि एक जो किन्नर है वो सिर्फ या तो तोली बधाई कर सकता है, यानी ताली मार सकता है, या फिर नाच गा के डांस बार में काम कर सकता है। डांस बार में बेच दिया मुझे, क्योंकि पैसा चाहिए, उनको रिकवर करने थे अपने। डांस बार में बेच दिया। वहाँ मेरी मुलाकात एक बहुत ही सज्जन इंसान से, बहुत अच्छे इंसान से हुई, जो कि मेरे पापा उनको मैं बोलती थी पापा। पहली बार अब ज़िंदगी में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब 12 साल की हो गई थी उस टाइम में, मुझे अच्छा लगा कि मेरे सर पे भी एक साया है, सर पे भी एक छत है मेरे, है ना। तो बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने मुझे एक बात बोली, बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा आसिफ पिता हूँ, तो मुझे पापा बोलो, मैं तुम्हारी शिक्षा पर ध्यान दूंगा, मैं तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी पूरी करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मेरी एडमिशन कराया दोबारा से स्कूल में। बहुत खुश खुश जाके स्कूल में जाती थी। तो स्कूल जाना हुआ, स्कूल में भी ये ताने, महारानी, पिंकू, हिजड़ा, छक्का, मामू, चावल, गोरजानी, कितने सारे नाम जो है मुझे दे दिए गए। मेरे नाम से तो मुझे कोई पुकारता ही नहीं था ना, उस टाइम से कोई मुझे पुकारता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। स्कूल में जानते थे, अरे देखा है उसको, गुरु को देखा है, वो रहा वहाँ पर। मैं यहाँ पर डांस बार में आई। डांस बार में आके जो पहली चीज़ मुझे अच्छी लगती थी वो थी पोशाकें, कॉस्ट्यूम्स। जो जितने कॉस्ट्यूम होते थे मेरी लड़कियों के, मुझे बहुत पसंद आते थे। और उस टाइम पे मुझे शौक चढ़ा कि मैं फिल्मी गॉसिप मैगजीन पढ़ूंगी। मैं मनोरमा पढ़ती थी, मैं स्टारडस्ट पढ़ती थी, कई सारे ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं लेना चाहती, यहाँ पर पढ़ती थी मैं। और वहाँ पर पढ़कर जैसे कोई भी फिल्म या कोई भी हीरोइन के अच्छे कपड़े होते थे, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी उन कपड़ों को देखकर, और जाती थी
पास में टेलर के पास में, बोलती थी अच्छा मास्टर जी ऐसे बना दो, इसको ऐसे कर दो, और वो पोशाक पहन के मैं अपने बार में आती थी। वहाँ पे मुझे पहले कस्टमर मिले, क्योंकि मैं जितनी भी बहनें थीं उनको मेरी कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आती थी। वो कहती थी नाज हमारे लिए भी ऐसा बना दो, तो मैंने उनको बनाना शुरू किया। बट एक उसको फैशन डिज़ाइनिंग बोलते हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। खैर मैं हुई 18 साल की, 12th पूरी हो चुकी थी, आगे कुछ पता नहीं था क्या करना है, क्योंकि मैंने ली थी साइंस। मैं बनना चाहती थी आर्किटेक्चर, ओके, आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहती थी। बट क्योंकि मेरे साइंस में इतने कम मार्क्स आए थे, मैं आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम नहीं दे पाई। मेरा जो है एक उम्मीद टूट गई कि मैं क्या करूँ। फिर एक दिन मैं कंप्यूटर पे थी, ऑकवर्ड पे मैंने प्रोफाइल बनाया था अपनी मैंने एक तस्वीर देखी, बचपन की तस्वीर देखी एक महिला की प्रोफाइल में, और वो महिला बाद में जाके मुझे मालूम पड़ा कि मेरी कज़न सिस्टर हैं। उनका नाम था विवेका बाबा जी, जो कि थी मिस मॉरिशस यूनिवर्स 1994 एंड मिस यूनिवर्स में फाइनल प्रतियोगिता में उन्होंने सुष्मिता सेन के साथ कम्पीट किया था। मैं उनसे मिली, उनसे बात करी, उन्हें बोला कि तुम मेरे घर पे क्यों नहीं रहती हो। मैंने कहा ऑफ कोर्स, बिकॉज डांस बार बंद हो रहे थे उस टाइम पर, सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे करके। तो मैं उनके साथ चली गई। उनके साथ में उन्होंने बोला कि मुझे कल पार्टी में जाना है, एक बहुत बड़े डिज़ाइनर है, उनका नाम नहीं लूँगी, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मैं क्या पहनूँ। मैंने कहा गाउन पहनो। मैंने उनको तस्वीर दिखाई, कहती वेरी नाइस, मैंने कॉपी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने उस गाउन को अलग से बना के उनको दे दिया। वो गई पार्टी में, उनको बहुत प्रेज़ मिली। उन्होंने बोला ये डिज़ाइन किसने किया है, बहुत सुंदर डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छा है, तुम इस डिज़ाइनर से मिलवाओ हमको। तो उसके बाद वो घर आईं, रात की बात है, मैं और वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि नाज तुम आगे क्या करना चाहती हो। मैंने बोला दीदी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम बीए स्टार्ट कर दी थी मैंने अपनी। तो मैंने कहा पता नहीं, मैं बीए कर रही हूँ, आगे मालूम नहीं क्या करूँगी मैं। तो उन्होंने बोला एक फैशन डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट है NIFT करके, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती हो। तो मैंने बोला वंडरफुल। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा अपना। मैंने कहा मैं एग्ज़ाम दूंगी। तो एग्ज़ाम दिया, प्रिपरेशन की उसके लिए, निफ्ट के लिए दिन रात पढ़ाई की, लिखाई की, और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप कर लिया। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, लोग सोचते हैं किन्नर है क्या ही कर लेगा, एक औरत है क्या ही कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा घर बसाएगी, खाना बनाएगी, या किन्नर है तो नाच लेगा, गा लेगा। बट क्या किसी ने सोचा था कि एक ट्रांस लड़की, 18 साल की ट्रांस लड़की, वो निफ्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी। आप सोचिए कितने हज़ारों बच्चे आए थे वहाँ पर, उन हज़ारों बच्चों में केवल 25 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, और मुझसे मैं एक थी। मुझे अपने बहुत पहली बार उस टाइम नाज हुआ कि मैंने किया। मैं दिल्ली आई, दिल्ली आके मैं कॉलेज गई। अच्छा, अब तक मुझे नहीं पता था मैं ट्रांस हूँ, मुझे लगता था मैं एक लड़की हूँ, या लगता था कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मुझे अंदर कोई कमी है अंदर में, कोई मतलब कि मैं बोलूँ कि खुद से पूछती थी कि भाई ऐसी इसी में क्यों चलती हो। कोशिश करती थी, ऐसी बात नहीं कोशिश नहीं करती थी, कोशिश करती थी। लोग बताते हैं कि तुम ऐसे चलो या वो वैसे चलो, ऐसे कपड़े पहनो, मुझसे नहीं होता था, मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसमें। मैं यहाँ पर लिफ्ट में आई, पहली बार मुझे एक लड़का मिला। उसने कहा देखो जैसे तुम हो मैं भी वैसा ही हूँ। मैं पूछा क्या, तो उसने मुझे बताया LGBTQI का मतलब क्या होता है। मुझे पार्टी में लेके गया, मैंने लोगों से मिलवाया, और वो दौरान में मैं एक जो इंट्रोवर्ट लड़की थी एक्सट्रोवर्ट बन गई, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर में हैं। खैर निफ्ट से पास आउट करके मैं पहुँची 2 बड़े डिज़ाइनर्स के पास में, ऋतु कुमार और ऋतु बेरी। मैंने वहाँ उनके साथ में पहले तो इंटर्नशिप करी, फिर वहाँ पर जॉब मुझे मिल गई। जॉब जो थी बहुत अच्छी थी। पहली सैलरी मेरी जो थी वो 25,000 रुपीज़ की थी। पहली बार मैं अपना घर लिया, घर बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। एक अच्छी फीलिंग आई कि देखो वाह, आज मैं पढ़ लिख कर इस मुकाम पे आ गई हूँ कि मेरा अपना खुद का घर है अपना। अब मुझे किसी की बातें नहीं सुननी है, अब मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा अपना खुद का घर है। अब मैं यहाँ रहती हूँ, इंडिपेंडेंट रहती हूँ मैं बिल्कुल। बट कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ भी जो वर्ड्स हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं मेरा, उल्टे सीधे जो वर्ड्स हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन बहुत हताश होके मैं एक डांस बार पहुंची दिल्ली में। मैं ड्रिंक ले रही थी, एक लेडी आई मेरे पास में, बोलती हैं हेलो। मैंने बोला हेलो। मैंने कहा मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, कहती मैं बैठ सकती हूँ। बैठी। तो जब मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैम आप बहुत सुंदर हो, तो उन्होंने बोला एक दिन मैं तुम्हारी जैसी थी। मैंने पूछा कैसे। तो जब उन्होंने बताया कि मैं भी एक ट्रांस थी और मैं महिला बन चुकी हूँ, और इसके लिए जो है मैंने टेस्ट करवाए हैं, मैंने हार्मोन्स लिए हैं, मैंने सर्जरी करवाई है, तो मुझे लगा कि शायद अब मैं जो मेरा सपना था, एक जो मेरी कमी थी, क्योंकि लोग कहते हैं, मैंने बहुत बार सुना था लोगों के बारे में कहते हुए कि अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ बनाओ। अब तो मेरी कमज़ोरी क्या थी, मैं फेमिनिन थी ना। अब मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है अपनी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना और दुनिया का नज़रिया चेंज करना। तो अब मैंने ठान लिया था कि मैं भी उनके जैसे बनूंगी। वो एक प्रेरणा बन गई थी। और
जो प्रेरणा बनी, पर मुझे मालूम नहीं था कि उसके लिए कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे, कितने पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैंने खैर एजुकेशन तो बहुत जगह से की थी, नेट से की थी, IIMT गाज़ियाबाद से की थी, पर दिक्कत क्या थी जानते हैं? लोग क्या कहेंगे? जहाँ भी जाती जॉब माँगने, यही कहते लोग, हमारी कारीगर क्या बोलेंगे? हमारा स्टाफ क्या बोलेगा? आप कैसी दिखती हैं? आप ना लड़की दिखती हैं, ना लड़का दिखती हैं। हम क्या जवाब देंगे? हमने किसको जॉब पे रख लिया है? ये सब ताने जब रिजेक्शन मुझे लाइफ में मिले, मैं उस टाइम हारी नहीं, रोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं मेरा कुछ और सीख देखती हूँ। क्योंकि मैं मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था, मैं पहुँच गई एक स्पा में। स्पा में मुझे जॉब मिली एक मैनेजर की। सो आई वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। सो मैं अब बन गई हूँ मैनेजर एक अच्छे स्पा की। लगा सब ठीक हो जाएगा, अच्छी सैलरी है 30,000 रुपीज़ अ मंथ, जो कि इनफ है मेरे लिए टू सेव माई मनी फॉर सर्जरी। बट यहाँ पर मुझे लगा कि अब मैं फास्ट मनी कैसे ग्रो करूँ, बिकॉज मैं चाहती थी जल्द से जल्द लड़की बनना। क्योंकि मैं वेट नहीं करना चाहती थी उस दिन का, जिस दिन के लोग मुझे देख के बोले वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, एक वो था माइंड में कि वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर मैंने एक गलत काम का सहारा लिया। मैंने एक देह व्यापार में आई मैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे मुझे बुरी नज़र से देखते थे। लोग चाहते थे कि मैं उनके साथ में रात बिताऊँ। और यहाँ पर मुझे ये बात पहली बार मालूम पड़ी कि जितने भी लोग यहाँ काम करते थे, वो लोग का एक टैग प्राइस था कि अगर आपको इनके साथ समय बिताना है, इनका ये प्राइस है, इनको साथ समय बिताना है तो ये प्राइस है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द ये करूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं ज़िंदगी के अंदर में, है ना? मैं अपनी जो है और अपने आप को निखार सकूं, अच्छे से हार्मोन ले सकूं, सर्जरी करा सकूं। तो मैं इस कार्य में पहुंची। यहाँ पर मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर के साथ होती है और एक फोटोग्राफर के साथ होती है। वो दोनों चाहते थे कि मैं एक फ़ोटोशूट करूँ उनके लिए, जिसका नाम था लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर। मैंने एग्री किया। कुछ ऐसे शॉट्स थे जो कि बहुत रूह कंपाने वाले शॉट्स थे। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ ऑडियंस को, कि मुझे ये जो है रोल क्यों मिला? आप सोचते होंगे शायद मैं बहुत सुंदर थी या हूँ इसलिए मिला। नहीं। क्या मैं एग्री कर गई उन जितने भी बोल्ड शूट्स थे उनके लिए? नहीं। क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। और कॉन्फिडेंट कैसे आया मेरे पास में? शिक्षा के माध्यम से, राइट? सो वो शिक्षा का मुझे जो फ़ायदा है यहाँ हुआ। मैं आगे गई, आगे जाके 2013 में जितनी उन्होंने पिक्चर्स की उन्होंने की थी मेरे लिए, वो रिलीज़ हो गई, होते ही वायरल हो गई। उस टाइम पे ना तो इंस्टाग्राम था, ना कुछ ज़्यादा कुछ था, फेसबुक ही माध्यम था उस टाइम पर, बट इंस्टाग्राम वाला कुछ ऐसा कुछ था नहीं और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर नहीं थे। खैर वो इतनी वायरल हो गई कि मेरे पास पैसा आ गया अपनी सेक्स चेंज सर्जरी कराने के लिए। और मैं अब जो जाती हूँ, एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, बोलती हूँ डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी कर दीजिए। डॉक्टर साहब मना करते हैं, कहते हैं तुम अकेली क्यों आई हो? मैं बोलती हूँ मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे साथ मेरा आत्मविश्वास है। तो ऐसा क्या होगा कि मैं सर्जरी फेल हो जाएगी तो मैं मर जाऊँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ मेरे मन में ठान ली है वो तो मैं करके रहूँगी, चाहे आगे परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने हमेशा हार्डवर्क किया है, मैं सब हार्डवर्क करती हुई आ रही हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि अगले मोड़ पर क्या होगा मेरे साथ में। और ये चाहती हूँ आप सब लोग भी यही करेंगे कि हार्डवर्क करिए। आपके हाथ में सिर्फ हार्डवर्क करना है, प्लानिंग करना है, उसके आगे जो होगा सो होगा, वो डेस्टिनी है, राइट? सो मैं पहुँच गई। खैर सर्जरी सक्सेसफुल हुई, मैं बहुत खुश हुई। सर्जरी के बाद में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अब तुम्हें कैसा लगता है? मैंने उनको जवाब दिया मुझे वैसा ही लगता है जैसे पहले लगती थी, सिर्फ शरीर तो थोड़ा हालत चेंज हुआ है, बाकी तो वही लगता है जो पहले बचपन से लगता हुआ आ रहा है। और शायद भगवान को भी ऐसे ही बनाना चाहिए था मुझे। आगे बढ़ी। अब ये काम था मेरा। अब मुझे दिमाग में आया कि जो मैं करती हुई आ रही हूँ, अब तक मैंने मॉडलिंग करी है, चाहे एक्टिंग का भी कोर्स किया था मैंने मैनेजमेंट का भी कोर्स किया था। अब मैं चाहती थी कि मैं दुनिया को सिखाऊँ, मैं चाहती थी लोगों को एम्पावर करूँ, विमेन को एम्पावर करूँ। 2015 के अंदर में मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था फैशन गुरुकुल। वो मैंने घर से स्टार्ट किया मैं चाहती थी कि जितनी भी लड़कियां हैं, वो लोग जब फैशन इंडस्ट्री में आती हैं, बहुत लोगों ने सुना है कि भाई फैशन इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, यहाँ पे कास्टिंग का आउच होता है, पर लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक मुहिम उठाई कि जितनी भी लड़कियां हैं उनको मैं फ्री एजुकेशन दूंगी, उन्हें सिखाऊंगी किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, किस तरह से किसी इंसान के साथ बात करते हैं, कितने तरह कम्युनिकेशन करते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ ये सब टैलेंट होगा, आपको वो सब गंदी चीज़ें नहीं सहनी पड़ेंगी। सो जब मैं उन लड़कियों से मिलती थी, मैं देखती बिल्कुल परफेक्ट हैं वो लोग, परफेक्ट स्किन है, परफेक्ट बॉडी है, सब कुछ है उनके पास मॉडल या एक्टर बनने के लिए। बट एक चीज़ की कमी थी, वो थी स्किल।
उनके पास में वॉकिंग स्किल नहीं थी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे, और यहाँ तक कि कई लड़कियों को हिंदी भी ठीक से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। तो यहाँ आता है आपका एजुकेशन, आपको एजुकेट करना है, सिर्फ अपने आप को नहीं, सबको। मेरा सिर्फ यही मानना था कि अगर मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ, वो है आमदनी का सोर्स, मैं और कुछ नहीं दे सकती हूँ। मैंने बच्चों को उठाया, उनसे बातें करनी शुरू की, उनको ट्रेन किया, और आज भगवान की दया से बहुत सारी लड़कियाँ सक्सेसफुल हैं। मैंने एक ब्यूटी पेजेंट स्टार्ट किया उसके लिए, महिलाओं के लिए। दूर दराज से महिलाओं को उठाती थी मैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया या फिर असम हो गया, साउथ हो गया, लेकिन वो मेन सिटी से नहीं, गाँव पे उनको लाना, स्टेज पे लाना, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उनको विदेश भेजना, बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में से मिसेस यूनिवर्स हो गया, इतने बड़े कॉन्टेस्ट में भेजना। ये था, इसका फ़ायदा ये था उनको कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट अप हो गया था। ज़िंदगी में उन्होंने कभी स्टेज का नाम भी नहीं सुना था, उन्हें क्या होता है, क्योंकि वो मुझे बोलती थी, एक ही बोलती थी मुझे वो, कि मैम हम पहले अपने माँ बाप के लिए सोचते थे, माँ बाप मॉडलिंग नहीं करने देंगे, माँ बाप ये नहीं करने देंगे, फिर हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर हमारे सपने कहाँ गए, हमने सोचना बंद कर दिया कि हम कोई मॉडल बनेंगे। और थैंक यू आपको कि आपने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया हमारे लिए, ये सोचकर कि हमें कुछ आगे बढ़ेगा। बहुत नेक काम था, बहुत अच्छा था, वो स्टार्ट हुआ, और इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे ब्यूटी पेजेंट में एंट्री मिल गई। मेरा पहला ब्यूटी पेजेंट था यूएसए में, उसका नाम था मिस यूनाइटेड नेशंस। मैं वहाँ गई, जीत कर आई, और आज तक मैं बताऊँ आपको 2016 से 2024 तक मैं 8 इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हूँ और एक नेशनल ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हूँ। मैं दुनिया की पहली ऐसी ट्रांस हूँ जिसने महिलाओं को 7 बार अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट में हराया है। वो मैं क्यों कर पाई? क्योंकि मेरे अंदर में एक जज्बा था, एक था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मैं एक लोगों की धारणा को चेंज करना चाहती थी कि भाई किन्नर है या ट्रांसजेंडर है, उसके एक काम कर सकता है। पहली बार जब मैं जीत कर आई थी 2018 के अंदर में, और 16 में मैं जब गई थी, 16 में मैं जीत कर आई, बट सब छोटा टाइटल यूज़ कर, मेन टाइटल मैंने जीता था। तो 17 में मैं जीत के मेन टाइटल, बट उस टाइम में मानुषी भी जीत के आई थी, लोगों ने मानुषी को ज़्यादा कवर किया। 18 से लोगों ने मुझे कवर करना स्टार्ट किया मीडिया के अंदर में, 19 में मुझे बहुत वायरल कर दिया मीडिया ने। और जो उसका फ़ायदा ये था कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी कम्युनिटी को हाई करूँ। लोगों ने फर्स्ट टाइम शायद 2019 के अंदर में एक ब्यूटी क्वीन को देखा जो ट्रांस समुदाय से आती है। लोगों ने पहली बार देखा कि हाँ, ट्रांसजेंडर लड़कियां जो हैं एक क्वीन बन सकती हैं, ब्यूटी पेजेंट में जाकर एक मॉडल बन सकती हैं। वो चीज़ जो मैंने की, आज थैंक गॉड मैं बोलूँगी, या थैंक यू आप सब लोगों को बोलूँगी, मेरे समुदाय की बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ के मॉडल बन चुकी हैं। अब तो सिंगर्स बन रही हैं, एक्ट्रेस बन रही हैं, और कुछ जजेस बन रहे हैं, मेयर्स बन रहे हैं। अब वो जो परसेप्शन है, धीरे धीरे हमको तोड़ना है, स्टीरियोटाइप तोड़ना है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं महिलाओं की, आज भी लोग जब विदेश में बात करते हैं इंडियन महिलाओं की, वो लोग सोचते हैं इंडियन महिला वो खाना बनाती होगी, करी बनाती होगी, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी महिलाएं मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, वो अपने अंदर जज्बा लेके आए कि नहीं, हमें भी कुछ करना है। देखिए, कोई उम्र नहीं होती है सपने की, सपना सपना होता है, ना कोई सपना बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, ख्वाब ख्वाब होता है। अंदर एक पावर लेकर आइए कि आप जो है वो ख्वाब देख सकती हैं। मैं अगर 40 की उम्र में ब्यूटी क्वीन बन सकती हूँ, तो आप लोग बहुत सी कुछ कर सकती हैं, है ना? थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए। सेल्फ लव, ये कहते हैं सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे। नंबर 1 बहुत आसान था, लोगों के आगे हाथ फैला के ट्रेनों में भीख मांगना, लोगों के घर पे शादियों में नाच गा के उनसे बोलना कि बधाई दो, या फिर आखिरी लाल बत्ती भी खड़े होकर सुबह लेकर रात तक ये बोलना कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। मैंने वो चूज़ नहीं किया। मेरे पास सेकंड रास्ता था संघर्ष का। ऐसा रास्ता जहाँ मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मुझे मालूम था। मैंने सेकंड रास्ता चूज़ किया, संघर्षों का। क्योंकि अगर आज कोई मुझे सुन रहा है वो इसलिए क्योंकि मैं सशक्त नारी हूँ। मैंने आपको सशक्त किया है पढ़ाई से, लिखाई से, संघर्षों से। और आज मैंने अपने को इतना सशक्त बना दिया है पैसे की पावर से कि मैंने ना केवल लड़कियों को, ना केवल ट्रांसजेंडर्स को, लेकिन पुरुषों को भी सशक्त बनाया है। उनकी रोज़गारी और आमदनी के माध्यम ने बनाए हैं। और मैं बहुत फ़ख्र से बोलती हूँ, मेरा नाम नाज़ है।